नमस्कार। आइए कुछ स्वास्थ्य के विषय में चर्चा हो जाए। संसार में जितनी भी वनस्पतियां हैं वो दो भाग में विभाजित हैं। एक तो खाद्य वनस्पति है और दूसरी औषधीय वनस्पतियां हैं। जो खाद्य वनस्पतियां हैं वो 30% ही हैं और वनस्पतियां बहुत ज़्यादा हैं। जंगल के जंगल ऐसी वनस्पतियों से भरे पड़े हैं जो औषधीय पेड़ पौधों से भरपूर हैं। तो हमारा एक विषय ये है कि हम जो भोजन करते हैं उस भोजन में 6 चीज़ें होनी चाहिए: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स और पानी। ये 6 चीज़ें खाद्य पदार्थ हैं। तो हमें ये देखना है कि जिन चीज़ों में, जिन वनस्पतियों में ये 6 चीज़ें बहुतायत में पाई जाती हैं उन्हें ही हम भोजन के रूप में ग्रहण करें। तो अब कार्बोहाइड्रेट में जैसे गेहूँ है, जौ है, बाजरा है, मक्का है, आपकी शकरकंद है, आलू है, इनमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गन्ना है, उसमें भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन के लिए दालें हैं, राजमा है, मटर है, चना है, इनमें भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन के साथ में और भी उसमें मिनरल्स भी होते हैं। और जितनी साग भाजियाँ, सब्जियाँ हैं, तो जिन पौधों के पत्तों में या उनके फलों में कुछ खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं वो हम लोग भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। अब विटामिन्स और मिनरल्स ये ज़्यादातर फलों में पाए जाते हैं। तो खाद्य के रूप में इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अब बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जिनका स्वाद ही खराब होता है और उनको खाने से शरीर में नाना प्रकार की व्याधियां पैदा हो जाती हैं। एक चीज़ बहुत समझने की है कि जो भी औषधियां हैं ये सब खाद्य पदार्थ नहीं है। तो आप यूरोपियन कंट्रीज में देख लें, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़ के बाकी देशों में अगर आप देखें तो वो लोग उबला हुआ खाना खाते हैं। उबला हुआ खाना खाते हैं और उसमें साल्ट, जो नमक है, वो भी 6 ग्राम नमक 24 घंटे में एक व्यक्ति को लेने के लिए एडवाइजेबल है। मतलब हल्का सा नमक डालते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो मसाले के रूप में प्रयोग की जाती हैं ये अनडिजायर्ड है, पर बहुत समय से ये चलन में भारतवर्ष में चला आ रहा है, लोग इनका प्रयोग भी करते हैं। अब आप हींग को ही ले लीजिए। हींग का प्रयोग पूरे विश्व में सबसे अधिक चाइना में हुआ और यह मान्यता ही नहीं है। जो टॉक्सिकोलॉजी है, इंसाइक्लोपीडिया है, उसने भी लिखा है कि हींग नेजल बोन का कैरीज पैदा करती है, बोन को डैमेज करती है, लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन बढ़ा देती है, गैसेस ज़्यादा रिलीज करती है, आंतों में फ़ायदा देती है। हम लोग हींग का प्रयोग करते हैं, लेकिन हींग का अधिक मात्रा में प्रयोग हानिकारक है और वो नेजल बोन का डिके पैदा करता है। अब हमने यहाँ एक शब्द प्रयोग किया, अधिक मात्रा। अधिक मात्रा में उसका टॉक्सिक इफेक्ट आ जाता है, लेकिन कम मात्रा में भी तो वो कुछ नुकसान करता होगा। आप एक चीज़ को ले लें, जैसे कपूर है, 4 ग्राम कपूर फैटल क्वांटिटी है। अगर 4 ग्राम कपूर ब्लड में आ जाए तो आदमी का हार्ट फेलियर हो जाएगा, पूरा शरीर ठंडा पड़ जाएगा। तो अब थोड़ी मात्रा में जो लोग कपूर लेते हैं, खाने में कपूर कहीं कहीं पर हमने देखा है प्रसाद के रूप में भी लड्डू बनाते हैं, उसमें कपूर डाल देते हैं। तो ये औषधि पदार्थ हैं। औषधि पदार्थ
भोज्य पदार्थ नहीं है। भोज्य पदार्थ वही है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन्स हों। अगर ये नहीं है तो वो औषधि पदार्थ है। अब आप ले लीजिए नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती, हल्दी, मिर्च और नाना प्रकार के मसाले, ये सभी औषधि पदार्थ हैं। इनका प्रयोग कुछ बीमारियों में किया जाता है और जब वो बीमारियां हों तभी देना चाहिए। औषधि का ये गुण है जो पैथोग्नोमोनिक डिसीज पैदा करने की क्षमता रखती हो वही औषधि है। अर्थात जो औषधीय रोग पैदा करे शरीर में वो औषधि है, और उसी का प्रयोग तब किया जाएगा जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित हो और उसे उस औषधि की आवश्यकता हो। बगैर आवश्यकता के औषधियों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे बुखार में आप देख रहे हैं कि जैसे ही टेम्परेचर आता है लोग पैरासीटामॉल लेके, डोलो लेके, है पैरासीटामॉल ही उसमें, और भिन्न भिन्न कंपनियां ट्रेड नेम से उसको बनाती हैं। बुखार आया, बुखार में लोगों ने पैरासीटामॉल ले लिया, बुखार उतर गया। लेकिन बुखार आने के एक नहीं सैकड़ों कारण हैं। बुखार क्यों आया? वो टाइफाइड भी हो सकता है, वो वायरल भी हो सकता है, वो चिकन पॉक्स का बुखार हो सकता है, मीजल्स का बुखार हो सकता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया उसमें बुखार आ सकता है, ब्रेन में मेनिंजीज में इन्फ्लेमेशन आ गई हो उसमें बुखार आ सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो उसमें बुखार आ सकता है, रिमेटिक फीवर हो। तो इन सब में अगर आप बुखार उतारने की दवा ले लेंगे तो वो बीमारी को बढ़ने का मौका मिल जाएगा। अगर आप मेडिकल बुक्स में जाएं तो आपको ये मिलेगा कि टेम्परेचर, फीवर, वो किसी बीमारी की वजह से नहीं होता है। अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस शरीर के अंदर पहुंच गया तो उसको नष्ट करने के लिए हमारा शरीर टेम्परेचर लाता है। अमूमन आधा घंटे में एक बैक्टीरिया 2 में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से वायरस का प्रोपेगेशन होता है। टेम्परेचर की अवस्था में वो प्रोपेगेशन रुक जाता है। तो टेम्परेचर आपका सहायक है, बुखार आपका सहायक है। वो आपके अंदर जो बीमारी अंदर प्रवेश कर गई है उसको मारने की और बाहर निकालने का प्रयास है शरीर का। तो टेम्परेचर के लिए कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। ऐसे ही बगैर सलाह के चिकित्सक के कोई भी औषधि पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और औषधि पदार्थ का प्रयोग तभी तक होना चाहिए जब तक शरीर के अंदर उससे संबंधित रोग है। जैसे ही एनिहिलेशन ऑफ डिसीज हुआ, यू शुड स्टॉप द मेडिकेशन। अगर आप स्टॉप नहीं करते हैं, ऐसे कई हमारे पास एक अभी डॉक्टर साहब भी आए थे जिन्होंने कहा कि मैं तो साहब हाइड्रेस्टिस और नक्स वोमिका खा रहा था, किसी डॉक्टर ने हमें बताया था, उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला, हमारा इंटेस्टाइनल कंडीशन काफ़ी ठीक हो गई। लेकिन वो 4-6 महीने तक तो काम किया, उसके बाद में हमारी तकलीफ बहुत बढ़ने लगी। आप समझे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? मेडिसिन की जब तक ज़रूरत थी आपने लिया, और उसके बाद भी आप दवा ले रहे हैं तो उसने ड्रग डिसीज पैदा कर दी। ये पैथोग्नोमोनिक डिसीज कहलाती है, और उस डिसीज से वो सफ़र करने लगा। इसीलिए मेडिसिन को तब तक लेना है जब तक डिसीज कंप्लीट, जैसे ही एनिहिलेट हुई, ख़त्म हुई, यू शुड स्टॉप द मेडिसिन। अगर आप फिर मेडिसिन ले रहे हैं, आगे भी ले रहे हैं, तो आप ड्रग डिसीज से सफ़र करेंगे। और दूसरा, जिस ऑर्गन में जिस पॉइंट में डिसीज़ का अपना फोकस होता है, चाहे वो नेचुरल डिसीज़ हो या मेडिसिनल डिसीज़ हो, उस पॉइंट को वो वीक कर देता है, ससेप्टेबल कर देता है। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी। लोग ये कहेंगे कि जो वैक्सीनेशन है, तो वैक्सीनेशन तो रेजिस्टेंस डेवलप होता है। जब वैक्सीन लगाई जाती है
तो एक माइनर फॉर्म में वो डिसीज़ पैदा होती है जिस बीमारी के अगेंस्ट वो वैक्सीन बनाई गई है, क्योंकि उसमें भी एटीन्यूएटेड फॉर्म में उस बीमारी को पैदा करने वाला बैक्टीरिया या वायरस होता है, चाहे वो टिटवैक हो, चाहे वो कोरोना वैक्सीन हो, या वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स हो, या वैक्सीन फॉर चिकन पॉक्स हो। वो डिसीज़ मियाज़मा से, डिसीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट से ही बनाई जाती है। अब जब उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज़ तैयार कर देती है तो इसका तो मतलब ये हुआ कि जो ड्रग डिसीज़ है वो हमको रेजिस्टेंस पैदा करती है। लेकिन एक बात और भी है, मेडिसिन का प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन और टर्टियरी एक्शन, 3 एक्शन होते हैं मेडिसिन में, और ये 3 एक्शन डिसीज़ मियाज़मा में भी होते हैं। प्राइमरी एक्शन में जो भी आप ड्रग लेंगे तो वो जो ड्रग डिसीज़ क्रिएट करती है उसके सिम्टम्स लाएगी। जब आप उसको लेना बंद कर देंगे तो उसके अगेंस्ट सिम्टम आएंगे, जस्ट उल्टे। और उसके बाद में जो टर्टियरी एक्शन है उसका, वो ओवर सेंसिटिविटी फॉर दैट वेरी थिंग क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम बताएं आपको, एक आदमी भांग बहुत खाता है, 1 महीने 2 महीने उसने एक गोली बना के खाई, 2-3 महीने के बाद में उसको लगा कि इसमें तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। जो उसके प्राइमरी एक्शन हैं वो थोड़ा सा लेने के बाद में क्रिएट हुए, 1 महीने तक वो क्रिएट होते गए, और अब उसमें क्या हो गया, रेजिस्टेंस डेवलप हुआ। तो जो प्राइमरी एक्शन है एक गोली में वो अब नहीं आ पा रहा है, तो वो उसकी क्वांटिटी को बढ़ाता है।